हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिल्म फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। और जैसा कि आप सभी को पता है, मेरा नाम ज्योति है और मैं आपको हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ और हम यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यूजीसी नेट में हम पेपर सेकंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका आज का हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा मनोविश्लेषणवाद। आज हम जानेंगे कि मनोविश्लेषणवाद क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या और कौन कौन सी अवस्था आती है। सारी अवस्थाओं की चर्चा आज अच्छी तरीके से करेंगे ताकि आप लोगों को मनोविश्लेषणवाद का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। तो आपको प्रिपेयर करवाना है मुझे और हम जानेंगे अच्छी तरीके से। तो इकाई हमारी 4 चल रही है और भाग हमारा 9वां भाग चल रहा है। और इससे पहले हमारी क्लास हुई, हमने उसमें दर्शन पढ़े, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें की है। वैचारिक पृष्ठभूमि टॉपिक हमारा चल रहा है, तो उसमें हमने बहुत कुछ जो है पढ़ा है। नया जो नवजागरण था वो पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने भारतीय नवजागरण हो गया, हिंदी नवजागरण हो गया, ठीक है। साथ में हम लोगों ने जो है खड़ी बोली आंदोलन और फोर्ट विलियम कॉलेज पढ़ा। फिर हमने भारतेंदु और उनके नवजागरण के बारे में पढ़ा। फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनके जागरण के बारे में पढ़ा। गांधीवाद दर्शन पढ़ा, अम्बेडकर दर्शन पढ़ा, लोहिया दर्शन पढ़ा। फिर हमने मार्क्सवाद, जो हमारी पिछली क्लास हुई थी वो हमने मार्क्सवाद के ऊपर जो है चर्चा की थी, उसको समझा था। और आज का हमारा टॉपिक है मनोविश्लेषणवाद। तो आज हम मनोविश्लेषणवाद के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि किस तरीके का टॉपिक है। इसके बाद हम लोग जो है अस्तित्ववाद की चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते। पहले कुछ इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं वो आप सभी को बता दूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स न्यू आते हैं। अगर अच्छा, और एक चीज़ और है, फर्स्ट जो पेपर है हमारा उसका एक न्यू बैच शुरू होने जा रहा है 18 अप्रैल से। सो आप लोग जो है प्रिपेयर हो जाइए। अगर आपके कोई ऐसे फ्रेंड्स हैं आप उन्हें भी गाइड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप भी अटेंड कर सकते हैं। आपका रिवीजन हो जाएगा। 18 मार्च से अगेन जो है सेकेंड बैच शुरू हो रहा है फर्स्ट पेपर का। बाकी स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है और इंस्टा अकाउंट है, आप चाहे तो इसे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एनटीए यूजीसी की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी टाइम टू टाइम मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलेगी, कहीं ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बात है एप्लीकेशन की, तो यू कैन इंस्टॉल एप्लीकेशन। आप लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर फिलर फॉर्म लिखिए, वहाँ मिल जाएगी। वहाँ आपको फ्री नोट्स भी मिल जाएंगे, साथ साथ आपको लाइव क्लासेस और 5000 एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको मिल जाएंगे देखने की। तो ये सारी चीज़ें आपको देखो दी जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप पूरा पूरा फ़ायदा जितना उठा सकते उठाओ, क्योंकि आपको पता है कि हमारा एग्ज़ाम 6 मंथ के बाद होता है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो है हमारी डेट जो है फिक्स तो नहीं हुई है, लेकिन जून में ही एग्ज़ाम होगा। भले फॉर्म चाहे जितनी मर्जी लेट आ जाए, लेकिन एग्ज़ाम का टाइम जो है वो वही है जो पहले था। इसीलिए मैंने कहा कि आप अपनी तरफ से अपना 100% जो वर्क है, अपना 100% जो तैयारी है वो करके बैठे, ताकि पेपर जब मर्जी हो बस आप लोग जेआरएफ अपना कंप्लीट कर लो, ठीक है। और जहाँ तक बात होती है क्विज की, तो क्विज में आप लोगों को पता है कि जो फर्स्ट पेपर में विनर्स हो रहे हैं उन्हें गिफ्ट हैम्पर दिए जा रहे हैं। गिव अवे का ऑफर चला है और फर्स्ट में सेकंड और थर्ड जो पोजीशन फर्स्ट पेपर में ले रहे हैं उन्हें गिफ्ट दिया जा रहा है। सेकंड पेपर वालों को भी नहीं कुछ दिया जा रहा है, बट जल्दी उन्हें भी दिया जाएगा। इसीलिए आप लोग अपने आप को अच्छी तरीके से मजबूत करें, प्रिपेयर करें और पोजीशन गेन करें, ठीक है। इससे आपकी स्पीड तेज होएगी। स्पीड तेज होएगी तो देखिए कितना बेनिफिट आप लोगों को होने वाला है ना। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का स्पीड के कारण ही एग्जाम छूट जाता है। यहाँ पर क्या है, 9:30 बजे जीके के क्विज होते हैं, 11:50 पे फर्स्ट पेपर के, 2:50 पे फर्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के, 5 बजे जो है हिंदी का आएगा।
सो 5 बजे आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बेसिस क्विज जो है वो आपको डाले जाएंगे। सो आपको 5 बजे अपडेट होगा, तो आप फटाफट जो है क्विज उस टाइम कर लेना। 10:30 तक वेबसाइट ओपन है, आप जब मर्जी जो है क्विज कर सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पीड चेक करनी है कि किसने जल्दी से दिया है और बिल्कुल करेक्ट आंसर भी दिया है, ये हम लोगों का काम है चेक करना। उसके बाद कंग्रेचुलेशन वो वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने सेकंड पेपर में पोजीशन ली है, फर्स्ट सेकंड थर्ड की, अच्छा कोर्स किया है जिन्होंने। तो पहले नंबर पे आती है प्रियंका। प्रियंका तो काफ़ी टाइम से ऊपर चल रही है एंड कीप इट अप, इसे इसी तरीके से बरकरार रखिए, ज़रूर आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। और सेकंड जो है संध्या आए हैं, संध्या जायसवाल, वेरी गुड। थर्ड नंबर पर शुभांकर है, शुभांकर वेरी गुड। तो आप तीनों को ही कंग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा कर रहे हैं और इसी तरीके से करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और बाकियों को भी, बाकी सभी के सभी भी अपनी पोजीशन चेंज करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन लेने की कोशिश करें। हार्दिश कौर, निशा, पूजा, प्रिया, उषा, इंद्र, शिखा, आप सभी के सभी, ठीक है। तो अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कीजिए। जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं सबको गुड आफ्टरनून, और अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। और जहाँ पर कोई दिक्कत आती है तो आप लोग मुझे फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, राधा ज्योति नाम से मेरी आईडी है और फिलर फॉर्म की उसमें पिक लगी हुई है। सो आपको जल्दी फाइंड आउट हो जाऊंगी मैं, ओके। अब बात करती हूँ मैं क्विज के क्वेश्चंस की, जो क्विज में क्वेश्चंस डाले थे, एंड देन उसके बाद हम अपने टॉपिक की ओर चलेंगे। क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न कौन सा वीर काव्य के कवि नहीं है? निम्न में से कौन सा वीर काव्य के कवि नहीं है? तो वीर तो आपको पता है ना, वीर रस, वीर रस आपको पढ़ाया हुआ है। तो वीर काव्य के कवि नहीं है दीनदयाल गिरी, गवाल कवि, सुदन, चंद्रशेखर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दीनदयाल गिरी। तो जिसका आंसर दीनदयाल गिरी है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि वो वीर काव्य के कवि नहीं है। निम्न उपन्यास राजेंद्र अवस्थी द्वारा रचित नहीं है। जो राजेंद्र अवस्थी है उनके द्वारा कौन सा उपन्यास रचित नहीं है पूछा है। तो सूरज किरणें की छाव, बीमार शहर, मछली बाजार, जल तरंग। तो इसका आंसर आएगा जल तरंग, कि जल तरंग जो है वो एक ऐसा उपन्यास है जो राजेंद्र अवस्थी द्वारा रचित नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है हमारा, प्रेमचंद पर पहली आलोचना पुस्तक लिखने वाले आलोचक कौन है? देखिए आपको कल मैंने पढ़ाया प्रेमचंद के बारे में कि किस तरीके से मार्क्सवाद में सबसे ज्यादा संयोग प्रेमचंद का रहा है, ठीक है, कि किस तरीके ने उन्होंने यथार्थवाद को लेकर, सामाजिक परिस्थितियों को लेकर अपने उपन्यास, अपने गोदान, अपने जितनी भी उनकी रचनाएं हैं, जितने भी उनके साहित्य है, उनमें उन्होंने कूट कूट कर सामाजिक और यथार्थवाद को भरा हुआ है, ठीक है। तो वो पूरी तरीके से मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभावित जो थे साहित्यकारों में वो प्रेमचंद ही थे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेमचंद देखिए, प्रेमचंद ने पहली आलोचना जो पुस्तक निकाली थी, लिखने वाले आलोचक कौन थे? तो पहली आलोचना पुस्तक जिन्होंने लिखी थी किसके ऊपर? प्रेमचंद के ऊपर। क्योंकि आलोचक भी तो देखो, आलोचना भी तो उसी की ज्यादा होगी ना जो आपकी सच्चाई को, जो सत्य की राह पर चलेगा, ठीक है। जो सत्य बोलेगा वो जाहिर सी बात है आपको कड़वा लगेगा। होता है कि नहीं होता? होता है ना, है ना, लगता है कि नहीं लगता? अब आप सारे के सारे स्टूडेंट्स हो, मुस्कान है, बाकी है, तो ये आप स्टूडेंट्स हो, अब आपको एक दूसरे को कुछ बुरा भला बोल दोगे तो जाहिर सी बात है, मतलब आप तो अपनी तरफ से सच बोल रहे कि यार तू तो ऐसे करता है या तू तो ऐसे करती है, पर दूसरे को क्या लग जाएगा? बुरा लग जाएगा, ठीक है। तो एकदम से ये है कि जब हम सत्य की राह पर चलते हैं या सत्य बोलते हैं तो अगले पर्सन को कड़वा लगना जाहिर सी बात है ना। तो जाहिर सी बात है वो आपकी आलोचना करेगा, वो आपकी बुराई करेगा, वो बताएगा कि यार ये तो ऐसे बोलता है, ये तो ऐसे बोलता है। तो सीधी सी बात है। तो प्रेमचंद की जो पहली आलोचना पुस्तक थी, लिखने वाले आलोचक कौन है? तो इसका आंसर आएगा डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान ने
जो प्रेमचंद है उनकी बहुत सारी आलोचना की है और आलोचना पुस्तक जो है वो भी लिखी है। ठीक है, तो वो आलोचक के रूप में सामने आते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है हमारा, ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित होने वाला हिंदी का पहला ध्वनि नाटक कौन सा है। देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, ध्वनि नाटक के बारे में पूछा जा रहा है कि जिसमें आवाज भी आती थी, ऐसा नाटक कौन सा है ऑल इंडिया रेडियो के प्रसारण से। तो इसका आंसर आएगा राधा कृष्ण। जो राधा कृष्ण था वे एक ऐसा जो है हिंदी का पहला जो है नाटक था, ध्वनि नाटक, वो जो है प्रसारित हुआ था। ठीक है, ऑल इंडिया रेडियो में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित आलोचक साहित्य का डायरेक्टर कहा जाता है। तो आलोचक साहित्य का डायरेक्टर किसे कहा जाता है, प्रश्न ये है, आलोचक साहित्य का डायरेक्टर किसे कहा जाता है। तो आपका आंसर होना चाहिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को आलोचक साहित्य का डायरेक्टर कहा जाता है। आई होप आपको ये सारे क्विज जो है वो कंफर्म हो गए होंगे, क्विज समझ में आ गए होंगे, अब पता चल रहा होगा। तो देखिए एक बार सिलेबस की और देख लीजिए, क्योंकि मैंने सिलेबस नहीं लगाया था उसमें, तो सिलेबस देख लीजिए एक बार, फिर आपको पता चल जाएगा कि मैम ने ये चीज़ें कंप्लीट करवा दी है। अगर मैं इकाई की बात करूं, हमारी फर्स्ट इकाई कंप्लीट हो चुकी है, हमारी थर्ड इकाई कंप्लीट हो चुकी है, हमारी सिक्स्थ इकाई कंप्लीट हो चुकी है और अब हमारी फोर्थ इकाई चल रही है। तो ये 4 इकाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब टोटल 6 इकाइयाँ हमारी रहती है और वो 6 इकाई हमने टाइम से कंप्लीट करनी है। तो आप लोग कुछ पढ़ना, मैं आप लोगों को बताती हूँ, अभी बता देती हूँ, वेट, मैं आप लोगों को अभी बता देती हूँ कि आप लोग क्या पढ़ना शुरू करें, क्योंकि फिर हम उसी के क्विज कर लेंगे। तो साथ साथ देखो कुछ चीज़ें तो आपको भी करनी पड़ेगी ना, ओवरऑल नहीं करा सकते। अब अगर 10 या 13 जो है अगर जो है निबंध होंगे तो फिर 13 दिन तो निबंध में लग जाएंगे, तो इस तरीके से सिलेबस चला नहीं सकते ना हम। इसीलिए आपका काम है इसे प्रिपेयर करना। आप देख लीजिए, मैं बताती हूँ आपको, उपन्यास हम लोग कर चुके हैं। जो सबसे छोटा सेशन होगा वो कंप्लीट करते हैं, है ना, छोटा सेशन मतलब लाइक कहानियाँ, नाटक, निबंध, इनमें से, या आत्मकथा, जीवनी, इनमें से कुछ उठाते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक निबंध सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, निबंध मुझे लगता है सही होगा। तो ऐसा कीजिए कि आप लोग हिंदी के जो निबंध है, ठीक है, हिंदी के निबंध शुरू कर दीजिए आप लोग। ठीक है, तो इकाई 9th जो है वो थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। 1 वीक के बाद, या हाँ 1 वीक, आई थिंक 1 वीक सूटेबल होगा आप लोगों के लिए। 1 वीक के बाद जो है मैं इकाई 9 का टेस्ट लूँगी, ओके, जिसमें मैं आपको MCQs भी करवाऊंगी और थोड़ा थोड़ा आपको उनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता दूंगी, जैसे मैंने आप लोगों को उपन्यास करवाए थे। ठीक है, तो इसमें पहला है भारतेंदु का दिल्ली दरबार दर्पण हो गया, और भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है वो था। प्रताप नारायण मिश्र का था, और शिव शंभू के चिट्ठे वो बाल मुकुंद गुप्त जी का। रामचंद्र शुक्ल जी की कविता क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नाखून क्यों बढ़ते हैं। विद्यानिवास मिश्र का मेरे राम का मुकुट जो है भीग रहा है। अध्यापक पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम। कुबेर नाथ राय का है उत्तरा फागुलिनी के आसपास। विवेकी राय का है उठ जाग मुसाफिर। नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य। तो ये सारे के सारे हिंदी निबंध आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। हिंदी निबंध मैं 1 वीक के बाद आप लोगों को जो है इसके MCQs करवाऊंगी और आप लोगों से भी क्वेश्चंस किए जाएंगे क्लासेस में। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके आप भी करते रहेंगे तो सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एक इकाई मैं शुरू कर दूंगी, एक इकाई आप लोगों से शुरू करवाऊंगी, और फिर दोनों इकाइयां हम कंप्लीट एक साथ कर लेंगे। चलिए, अब यहाँ पे देखेंगे कि इकाई 4 में हम लोग क्या क्या कर चुके हैं। तो हम ये भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि की, हिंदी नवजागरण किया, खड़ी बोली आंदोलन फोर्ट विलियम कॉलेज किया, भारतेंदु और हिंदी नवजागरण महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किया, गांधीवाद दर्शन और अंबेडकर दर्शन लोहिया दर्शन किया, मार्क्सवाद किया। आज हम मनोविश्लेषणवाद कर रहे हैं। तो आज हम मनोविश्लेषणवाद कर रहे हैं। इसका अगला टॉपिक हमारा अस्तित्ववाद होगा।
जब हम अस्तित्ववाद के बारे में जानेंगे। काफी इजी तरीके से मैं आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ। आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आता होगा, क्योंकि ये रट्टा मारने वाला टॉपिक नहीं है, ये समझने वाला टॉपिक है। एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई ना तो आप इसे इजीली पढ़ा सकते हो। ठीक है, देखिए आप लोग मास्टर किया होगा आप लोगों ने आगे भी टीचिंग प्रोफेसर की लाइन में जाना है, सो आप लोगों को आना चाहिए समझाना, किस तरीके से समझाना है। तो आप इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रट्टाफिकेशन करेंगे तो फिर काम खराब हो सकता है, क्योंकि रट्टाफिकेशन ज़्यादा टाइम तक नहीं चलता है। ठीक है, बात करती हूँ मनोविश्लेषणवाद की। तो मनोविश्लेषणवाद, अब देखिए अगर समझने की बात करें तो मनोविश्लेषणवाद से हमारे मन में क्या शब्द आता है? मनो। अब देखो मनो की बात करूं तो हमारे मन में एकदम से आता है मन, है ना, मन या हृदय हम कह सकते हैं। तो ये भावना हमारे भीतर आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मनोविश्लेषणवाद की जब हम चर्चा करते हैं तो मन या हृदय की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे मस्तिष्क की बात की जा रही है, यहाँ माइंड की बात की जा रही है। तो मनोविश्लेषण, मनो मतलब यहाँ पर आ जाएगा माइंड। ठीक है, इसको हम हिंदी में कहते हैं मस्तिष्क। तो यहाँ पर हृदय की बात नहीं की जा रही, माइंड की बात की जा रही, जिसे कहते हैं मनो। ठीक है, विश्लेषण करना मतलब किसी चीज का अध्ययन करना, किसी चीज का विस्तृत चित्रण करना, उसे हम कहेंगे विश्लेषण करना। अब किस चीज की बात की जा रही है, किस चीज का विश्लेषण किया जा रहा है? तो माइंड का विश्लेषण किया जा रहा है यहाँ पर। किस तरीके से? कि किसी व्यक्ति के व्यवहार के पीछे, अगर कोई व्यक्ति है वो आपके साथ किसी तरीके का व्यवहार कर रहा है, तो उसके इस तरीके के व्यवहार के पीछे क्या कारण हो सकता है, उस चीज का विस्तृत चित्रण कराना या करना, उसे हम क्या कहते हैं? मनोविश्लेषणवाद कहते हैं। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को कि मैं क्या बताना चाह रही हूं आप लोगों को? मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनेंगे सभी के सभी स्टूडेंट, सबका ध्यान यहां होना चाहिए। कमेंट्स अभी थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दीजिए, ठीक है? हाँ, बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। इनमें से प्रश्न इस तरीके से आ जाते हैं कि हम बोलते हैं कि हमने पढ़ा भी था, पर फिर भी हम उसके आंसर्स जो है अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये बेसिक चीज़ों को समझना ज़रूरी है। मनोविश्लेषणवाद, मैंने क्या कहा कि कोई व्यक्ति है वह किस तरीके का व्यवहार आपके साथ कर रहा है, तो उसके व्यवहार के पीछे क्या कारण रहा होगा या कोई कारण क्या होगा, उसका विस्तृत अगर मैं चित्रण करूं तो विस्तृत चित्रण करने को मैं क्या कहूंगी? मनोविश्लेषणवाद कहूंगी। क्योंकि यहाँ उसके हृदय मन की बात नहीं की जा रही, यहाँ उसके मस्तिष्क की बात की जा रही है, उसके माइंड की बात की जा रही है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या करने वाला है। ये सारी चीजों की चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं, इसे कहते हैं मनोविश्लेषणवाद। आगे फर्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसे मनोविज्ञान का प्रथम बल भी कहा जाता है। मनोविज्ञान मतलब माइंड की बात कर रहे हैं कि जो माइंड है, जो हमारा मनोविज्ञान है, जो साइंस है ये, तो इसका जो प्रथम बल है वो किसे कहा जाता है? मनोविश्लेषणवाद को कहा जाता है। क्योंकि सबसे पहले जो हमारा काम करने वाली जो चीज़ है या जो सारी चीज़ें हैं, ये प्रवृत्ति सब क्या है? ये सारी की सारी माइंड का ही तो खेल है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो सबसे ज़्यादा पहले क्या है? माइंड है, कि माइंड ही है जो मुझे आपको इस तरीके से मैं जब समझा रही हूँ तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। वो माइंड ही तो है, वो तरीका हम ही तो निकाल रहे हैं। किससे निकाल रहे हैं? अपने माइंड से ही तो निकाल रहे हैं। तो उसी तरीके से जो प्रथम बल कहा गया है वो किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? ठीक है, तो इसे मनोविज्ञान का प्रथम बल कहा गया है। किसे? मनोविश्लेषणवाद को। ठीक है, अगर मैं द्वितीय की बात करूं, ये तो प्रथम बल की बात हो गई, द्वितीय की बात करूं तो द्वितीय जो बल कहा जाता है वो व्यवहारवाद को कहा जाता है। ठीक है, बट हमें व्यवहारवाद की चर्चा यहाँ नहीं करनी है। तृतीय बल कहा जाता है, तो तृतीय बल जो है संघात्मक जो है उसको कहा जाता है, संघात्मकवाद को कहा जाता है। तो इस तरीके से आपको तीनों तरीके मैंने बताए, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मनोविश्लेषणवाद की ही चर्चा करनी है। अब ध्यान से देखेंगे अगला पॉइंट, मनोविश्लेषणवाद का जो ये सिद्धांत दिया है, ये जो वाद दिया है वह किसने दिया है? वो दिया है सिगमंड फ्रायड ने। तो सिगमंड फ्रायड जो है
वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिगमंड फ्राइड जो है, इनका टाइम पीरियड यहाँ पे बताया है 1856 से लेके 1939 का इनका टाइम पीरियड है। और ये करीब 40 साल के अपने नैदानिक अनुभवों के बाद जिस सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया है उसे ही मनोविश्लेषणवाद या मनोविश्लेषण सिद्धांत जो है वो कहा जाता है। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। तो सिगमंड फ्राइड ने 40 साल तक इस पे पूरा वर्क किया एंड देन उसके बाद उन्होंने जो है सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसका नाम मनोविश्लेषणवाद या मनोविश्लेषण सिद्धांत कहा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे, यह संप्रदाय विशेष रूप से अज्ञात मन की चेतनाओं या चेष्टाओं का अध्ययन करता है। तो ये पूरा का पूरा संप्रदाय क्या करता है? अज्ञात मन, मतलब जिस मन का हमें पता नहीं है, हमें नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैंने कहा ना कि व्यक्ति आपसे किस व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसका व्यवहार ऐसा करने के पीछे क्या कारण है वे आपको नहीं पता। शायद ऐसा हो सकता है कि उसे आपसे कुछ चाहिए होगा तो शायद वो आपसे इसलिए इतने अच्छी तरीके से व्यवहार कर रहा है। शायद ऐसा होगा कि उसे आपसे प्रेम है, शायद वो इस वजह से आपसे इस तरीके से बात कर रहा होगा। शायद कुछ भी रीज़न हो सकता है, लेकिन वो क्या रीज़न होगा, क्या बात होगी, वो सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती है? मनोविश्लेषणवाद कहलाती है। ठीक है, तो अज्ञात मन की चेष्टाओं का अध्ययन करते हैं हम। जो चीजें हमें पता नहीं है उन चीजों की हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे कि उन चीजों का अध्ययन किया जाता है, उसे कहते हैं मनोविश्लेषणवाद। आगे फ्राइड के मन की बात करें अगर, क्योंकि फ्राइड ने ही ये सिद्धांत दिया है, सिगमंड फ्राइड ने, तो सिगमंड फ्राइड की बात करें तो उनके मन की 3 स्तर बताए गए हैं। अब देखिए उनके मन क्यों कहा गया है यहाँ पर? मन का मतलब यहाँ पर क्या है? मन का मतलब हृदय है क्या? नहीं, मैंने अभी आप लोगों को बताया मन का मतलब मन नहीं है, हृदय नहीं है। मन का अर्थ है माइंड, मस्तिष्क की बात की जा रही है कि मस्तिष्क के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं। लिखा जरूर मन है यहाँ पर, आपको हर जगह जब भी आप जहाँ पर भी पढ़ोगे वहाँ आपको मन ये सारे शब्द देखने को मिलेंगे, लेकिन उसका जो रियल अर्थ है, जो उसका मीनिंग है वो मन से नहीं है, मस्तिष्क से है, दिमाग से है। ठीक है, तो फ्राइड के मन के 3 स्तर मतलब उनके माइंड के 3 स्तर, मस्तिष्क के 3 स्तर कौन कौन से हैं? पहला है चेतन स्तर, दूसरा है अर्धचेतन स्तर, तीसरा है अचेतन स्तर। समझ आ गया? अब चेतन स्तर का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस। चेतन स्तर का मतलब क्या होता है? कॉन्शियस। ठीक है, जब आप बिल्कुल कॉन्शियस माइंड से हो, बिल्कुल आप एक्टिव हो। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, क्या मैं सोते सोते पढ़ा रही हूँ आपको? नहीं पढ़ा रही। ठीक है, मतलब एक्टिवनेस है मेरे अंदर, मैं क्या कर रही हूँ? आपको पढ़ाते समय बिल्कुल अपने एक्टिवपन लेकर आपके सामने बैठी हूँ। लेकिन आप लोग सुन रहे हो, तो अब आप में से बहुत सारे लोग तो बहुत एक्टिव होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, और बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे ओ यार नींद आ रही है, ज्योति मैम कितना बोर करती है, ज्योति मैम कितना तंग करती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये चल रहा होगा। आधे लोग तो घोड़े बेच के 12 बजे के टाइम पे सो रहे होंगे, आधे लोग तो अभी 12 बजे उठे होंगे, बेचारे नहा धो के निकले थे कि अरे यार 12 बजे क्लास है ज्योति मैम की, और ऐसे करके बैठ गए होंगे, है ना। तो इस तरीके से आप लोग अलग अलग तरीके से जो है बैठे हुए हैं। अब कोई एक्टिव है, कोई पैसिव है, और कोई किसी और उसमें है, और कोई तो अभी बेड से बेचारा उठा ही है, सबसे पहले मेरी ही क्लास देख रहा है, बोले ज्योति मैम को देखना है यार, ज्योति मैम की क्लास देखनी है, चलो उठ जाते हैं अब जल्दी से, है ना। किसी ने तो अलार्म लगाया होगा तो किसी ने तो अलार्म लगाया होगा कि चलो देखते हैं भाई ज्योति मैम की क्लास है ना। तो इस तरीके से तो चेतन अवस्था की बात कर रही हूँ मैं, कॉन्शियस माइंड की बात कर रही हूँ, मीन्स एक्टिवनेस, कि एक्टिव हैं आप लोग। अब मैं पढ़ा रही हूँ, अगर मैं एक्टिव नहीं होंगी तो आपको मेरी बातें समझ में नहीं आएगी। सो मैं बहुत एक्टिव हो रखी हूँ पढ़ाने से पहले कि यस मुझे आज ये मनोविश्लेषणवाद का जो टॉपिक है वो आप लोगों को फुली कंप्लीट करवाना है। आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये तो बात की मैंने चेतन की, अगली बात करती हूँ मैं अर्धचेतन। अर्धचेतन कौन सी अवस्था होती है? सबकॉन्शियसनेस जिसे हम कहते हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड हो जाता है, मतलब कुछ कुछ चीजें जो स्किप कर देते हैं हम। जैसे कभी कभी क्या करते हैं हम, कुछ छोटी छोटी चीजों को क्या करते हैं, इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, है ना।
या ये कहूँ कि कुछ कुछ माइंड से हमारा स्किप हो जाती है, कोई कोई थॉट, हमारी थिंकिंग जो होती है, जो भी हम सोचते हैं, हम बोलते हैं ओह यार सॉरी यार मैं भूल गई थी, है ना, मेरे माइंड से निकल गया। तो ये सब चीज़ें क्या है, अर्ध चेतना है, मतलब आधा तो हम होश में, आधा नहीं है। मान लो आप पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते आपको क्या आ रही है, नींद आ रही है ना, तो आधा तो आपको समझ में आ रहा है कि ज्योति मैम क्या पढ़ा रही है, लेकिन आधा आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आधा आप लोगों को नींद आ रखी है, जिसकी वजह से आप अर्ध चेतना अवस्था पर हो। आई होप आई एम क्लियर। यस, अगर आप लोगों को समझ में आ गया कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि यस मैम क्लियर है, और आप आगे चल सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। देखो इंजॉय करके पढ़ना है, स्टडी है, इंजॉय करके पढ़ना है। मैंने कभी आप लोगों को फोर्स नहीं किया कि आप लोग बोर होकर पढ़ो। जहां आप लोग मुझे बोलोगे कि मैम रुक जाइए मत पढ़ाइए, वहां ये ज्योति मैम रुक जाएगी। ओके, मुझे आपके अकॉर्डिंग चलना है, आपके तरीके से चलना है कि आपको कैसे सूटेबल है। मुझे आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं डालना, मुझे आपको सारे टॉपिक एक इंजॉयमेंट, एक रिलीफ महसूस करते हुए पढ़ाना है, ताकि आपको अच्छा लगे। ठीक है, और आपको समझ में भी आ जाए। तो बिल्कुल स्मार्ट वर्क जो है हम लोगों ने करना है। ठीक है, भेड़ चाल नहीं करनी है कि भाई हाँ सिलेबस कंप्लीट करना है, सभी टीचर्स कंप्लीट कर रहे हैं तो चलो हम भी कंप्लीट करें। नो, भेड़ चाल नहीं करनी है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। ओके, तो ज्योति मैम विद स्मार्ट वर्क। तो ये क्या हो गया, सब कॉन्शियस की बात की मैंने कि स्किप थॉट, कभी कभी थॉट जो है बोलते कि भूल गए थे, स्किप हो जाते हैं क्योंकि हमारा पूरा प्रॉपर ध्यान वहां पर नहीं होता। अचेतन अवस्था क्या होती है, अचेतन अवस्था मतलब होता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मीन्स लाइक बेहोश हो जाना, हमें बिल्कुल नहीं पता यार कि हम कहाँ हैं। बात मैं पढ़ा रही हूँ, पढ़ते पढ़ते सो गए। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ बोल रही हूँ तो क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि आप तो अचेतन हो रखे हो। आपको तो कुछ समझ में कैसे आएगा, आपके तो दिमाग में कुछ जा ही नहीं रहा, आपका तो ध्यान ही नहीं है, आप बिल्कुल अनकॉन्शियस माइंड हो रखे हो। आई होप ये तीनों पॉइंट क्लियर है। इन्हें थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं क्योंकि इसमें से प्रश्न बनकर आ जाते हैं। चलिए, चेतन अवस्था सबसे पहला आ जाता है हमारा, चेतन अवस्था। चेतन अवस्था क्या है, मन के वैसे भाग को कहा जाता है जिसमें वे सभी अनुभूतियां और संवेदनाओं होती है और जिसका संबंध वर्तमान से होता है। ठीक है, क्या है कि वर्तमान से इसका मन, तो जैसे पूरा का पूरा बोल दिया उसने कि अनुभूतियां भी होती है और संवेदनाएं भी होती है। तो अनुभूतियां संवेदनाएं भी होती है जिसका संबंध किससे होता है, वर्तमान से होता है, मतलब अभी प्रेजेंट स्थिति से होता है। मैंने कहा ना अभी आप चेतन हो, मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, इस टाइम की जो भी मेरी अनुभूतियां हैं या जो भी मेरी संवेदनाएं, जो भी मेरा उद्देश्य है आपको समझाना, वो मैं कर रही हूँ। प्रेजेंट में सब कुछ चल रहा है, एक्टिव हो रखी हूँ, आप भी एक्टिव हो रखे हो, आप समझ रहे हो। ये क्या अवस्था है, मेरी चेतन अवस्था है। अगला पॉइंट देखेंगे, किसी भी क्षण में व्यक्ति के मन में आ रही अनुभूतियों का संबंध उसके चेतन से ही होता है। अब बैठे बैठे मेरे दिमाग में अलग अलग एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, उदाहरण आ रहे हैं, है ना, मैं आपको समझा रही हूँ, मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैं बच्चों को ये वाला उदाहरण बताऊं, मैं बच्चों को ये वाला बताऊं, मैं ये वाला बताऊं। इस तरीके से मेरे दिमाग में अलग अलग जो उदाहरण आ रहे हैं वो तो प्रेजेंट टाइम पर आ रहे हैं ना, वो कौन से यहाँ पे लिखे हुए हैं, कौन से यहाँ पे मेंशन है, वो तो जो एट अ मोमेंट आ रहे हैं मैं आपको बताती चली जा रही हूँ समझाने के लिए। तो ये सारी चीजें क्या है, क्योंकि चेतन अवस्था है तो मन में अलग अलग जो आ रही अनुभूतियों का संबंध जो है हमारे चेतन से ही होता है। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, जिसमें तत्कालीन अनुभव व्यक्तित्व का लघु एवं सीमित पहलू देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अनुभव का व्यक्तित्व जो है लघु भी हो सकता है, मतलब छोटा भी हो सकता है, साथ साथ कुछ सीमित भी हो सकता है, वो हमें देखने को मिल जाता है कि लिमिटेड है। ठीक है, मुझे पता है भाई मुझे 1 घंटे ही पढ़ाना है, तो मैंने अपने आप को 1 घंटे के लिए बिल्कुल फुल ऑन एक्टिव किया कि मैं जितने भी पॉइंट्स आपको बता सकती हूँ, जितनी चीजें क्लियर कर सकती हूँ, जितने उदाहरण देकर समझा सकती हूँ वो करूंगी। तो इस तरीके से उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ जाता है, अर्धचेतन। अचेतन नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी प्रिंट गलत हो गया, यहाँ पर आएगा अर्धचेतन। ठीक है, सेकंड वाला अर्धचेतन कराया ना, थर्ड वाला मैंने करवाया आपको अचेतन। यस, अर्धचेतन। ठीक है,
अब सेकंड वाला क्या है, अर्धचेतन, जिसमें मैंने आपको क्या कहा था, सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस माइंड होता है, कुछ कुछ चीजें आप भूल जाते हो, ठीक है। तो वैसे तो क्या है, वैसे मानसिक स्तर को कहा जाता है, कौन से स्तर को कहा जाता है, ये मानसिक स्तर को कहा जाता है जो सचमुच में तो पूर्णतः चेतन होता है। अगर सच में देखें तो सामने प्रेजेंट है, सामने आप मेरी क्लास तो ले रहे हो, लेकिन ना ही पूर्णतः अचेतन होता है। लेकिन आपको क्या हो रहा है, नींद आ रही है, आपको नींद आ रही है तो क्या होगा, आधे तो आप कॉन्शियस हो रखे हो और आधे आप कैसे हो रखे हो, आधे आप सब कॉन्शियस हो रखे हो। तो इस तरीके से, मतलब नहीं, कॉन्शियस हो रखे हो और आधे आप अनकॉन्शियस हो रखे, आधे होश में और आधे बेहोश हो। तो बीच की जो स्थिति होती है उसे हम क्या कहते हैं, अर्धचेतन कहते हैं। बीच की स्थिति को क्या कहा जाता है, अर्धचेतन कहा जाता है। अगला है हमारा टॉपिक, अगला पॉइंट, इनमें वैसी इच्छाएं, विचार, भाव आदि होते हैं जो हमारे वर्तमान चेतन और अचेतन अनुभवों में नहीं होते, परंतु प्रयास करने पर वे हमारे चेतन मन में आ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अवचेतन या सुलभ स्मृति हो जाती है, मतलब कुछ कुछ चीजें जो हम लोग याद करने लग जाते हैं। मान लो पुरानी चीजें, मान लो आप आगे कुछ भी सुन रहे हो, मतलब किसी की बातें सुन रहे हो और आपने, उसने कुछ ऐसा टॉपिक बोल दिया, कुछ ऐसे बोल दिया और आपको अचानक से पुरानी कोई बात याद आ जाए, ठीक है, तो आपका ध्यान वहां से हट गया और आप क्या करने लगे, पुरानी बातों को सोचने लग गए कि यार इस टाइम पर तो ऐसा हुआ था, इस टाइम पे तो ऐसा, और वो आगे आपको बोली जा रहा है, वो आपको सुनाई जा रहा है, या टीचर आपको सुनाई जा रहा है और आपके माइंड में तो कुछ और ही चल रहा है। तो इस तरीके से क्या होता था, वो स्थिति भी आपकी अर्धचेतन वाली कहला जाती है, क्योंकि आप प्रेजेंट तो यहाँ पे फिजिकली यू आर हेयर, फिजिकल आप यहाँ पे प्रेजेंट हो, बट अगर मेंटली देखा जाए तो मेंटली आप कहीं और ही जा रखे हो। तो फुल्ली मैं कहूँ कि ना ही उधर हो प्रॉपर, ना ही इधर हो, आधा आधा हो रखा है, तो अर्धचेतन अवस्था है। अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है, इसी चेतन और अचेतन के मध्यम सेतु भी कहा जाता है। अच्छा, सेतु का अर्थ क्या होता है, सेतु का अर्थ मैं बार बार बताती हूँ, पुल, ठीक है। कोई भी दो जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जिस पुल को क्रॉस किया जाता है उसे कहते हैं सेतु। अब वो पुल क्या है, यहाँ पर पुल क्या है, यहाँ पर है कि आपको चेतन से अचेतन अवस्था में जाना है या अचेतन से चेतन अवस्था में जाना है, तो उसके लिए आपको एक पुल, एक सेतु को जो है पार करना पड़ेगा, और उस सेतु का नाम क्या है, अर्धचेतन। आई होप माई टॉपिक इज फुली कंप्लीट एंड आपको समझ में भी आ गया होगा। आगे क्या है, अचेतन, चेतन करवा दिया, अर्धचेतन करा दिया, अब अचेतन को समझ लेंगे, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स है, ठीक है। अचेतन में क्या है, अनकॉन्शियस, मतलब बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना, आपको नहीं पता चल रहा भैया क्या हो रहा है यार मेरे साथ, ठीक है। तो अचेतन मन में रहने वाले विचार, मतलब अचेतन मन में रहने वाले विचार एवं इच्छाओं का स्वरूप कामुक, असामाजिक, अनैतिक और घृणित होता है। मतलब संसार के कुछ नियम होते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही आपको चलना पड़ता है, पर आपकी मजबूरी है कि आपको बैठे बैठे नींद आ रही है। हाँ, अब ज्योति मैम पढ़ा रही है, आपको पता है भैया 12 बजे क्लास है, ज्योति मैम देखेंगी, बोलेंगी कि ओहो ये तो सो रहे हैं भैया, जाग नहीं रहे, है ना। तो इस तरीके से क्या है कि आपकी मजबूरी है कि भाई मैम की क्लास अटेंड करनी है, ठीक है, क्योंकि आपको यूजीसी नेट का पेपर क्रैक करना है, सो आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये आपकी मजबूरी होगी कि भैया आपको रोज पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो टॉपिक आपका क्लियर हो पाएगा। अब रोज रोज पढ़ना मजबूरी जरूर हो गई है, लेकिन क्या हो रहा है, बीच में नींद आ रही है। अब नींद आ रही है, भूख लग रही है, ठीक है, ध्यान नहीं लग रहा है, तो ये सारी चीजें क्या हो गई, ये आपकी अचेतन अवस्था हो गई। लेकिन आपकी मजबूरी क्या होगी कि आपको उन नियमों से बंद कर चलना ही पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं यूजीसी नेट की तैयारी करोगे तो पेपर रह जाएगा। पेपर ना रहे उसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, चेतन अवस्था में खुद को लाना पड़ेगा। अगला आगे क्या है, चूंकि ऐसी इच्छाएं एवं विचारों को सामान्यतः पूरा करना संभव नहीं होता है, ठीक है। अब इन इच्छाओं को सबको पूरा तो नहीं कर सकते, अतः इसे चेतन से हटाकर अचेतन में दमित कर दिया जाता है, परंतु ये इच्छाएं समाप्त नहीं होती है, निष्क्रिय हो जाती है तथा चेतन में है भरसक प्रयास जो है वो करती रहती है, ठीक है। जैसे मान लो कि
आपको मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, मैं उदाहरण दे रही हूँ आप लोगों को एक, कि जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ और आप लोग सबके सब बैठे हुए हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो बोल रहे हैं यार क्रिकेट मेरा फेवरेट है, आज तो क्रिकेट का मैच है यार, मुझे क्रिकेट के मैच में जाना है ना। तो मतलब दिल से तो आपके दिमाग में ये चल रहा है, माइंड से आपके माइंड में ये चल रहा है कि यार मुझे जाना है, मुझे क्रिकेट खेलनी है, लेकिन आपकी मजबूरी है कि आपको क्लास भी लगानी पड़ रही है। अब आप यहाँ बैठे हो लेकिन आपको खेलने जाना है, तो आप क्या करोगे, कुछ टाइम के लिए अपने आप को रिलैक्स करोगे, कुछ टाइम तक आप बोलोगे यार चलो यार सिर्फ 40 मिनट्स रहते हैं, ठीक है, और क्या कहते हैं 40 मिनट्स के बाद क्लास खत्म हो जाएगी एंड देन मैं भागकर चला जाऊंगा क्रिकेट खेलने के लिए, ठीक है, या गर्ल्स का कोई भी वर्क होगा कि मैं भागकर चली जाऊंगी वो काम करने के लिए, ठीक है। तो क्या है कि आपके माइंड में एक चीज सेटअप हो रखी है कि यस मुझे ये काम करना है, लेकिन आप अभी नहीं कर सकते क्योंकि आप नियम से बंधे हुए हो। सो आपको ऐसा है कि मैं 20 मिनट बाद तो ये काम कर सकता हूँ, है ना, तो 20 मिनट बाद क्लास खत्म हो जाएगी तो मैं चला जाऊंगा। तो ये चीज आपको क्या कर देती है, थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन करवा देती है, एक संतुष्टि से करवा देती है। आप 20 मिनट बैठते हो, 20 मिनट आपने मतलब इच्छाएं तो चल रही है ना, इसने क्या कहा कि चेतन से हटकर जो है अचेतन में दमित कर दिया जाता है, उसे अचेतन कर दिया जाता है। मतलब चेतन हो, आपको खेलने का मन कर रहा है, चेतन अवस्था में हो, लेकिन आपने क्या किया, उसे कुछ टाइम के लिए दमित कर दिया, मतलब अचेतन कर दिया कि मैं अभी तो नहीं जा सकता क्योंकि अभी मुझे 20 मिनट और पढ़ना पड़ेगा। निष्क्रिय हो जाता है वो, मतलब कुछ टाइम तक आपके अंदर ही रहता है, खत्म नहीं होता कि बोलोगे आपके अब नहीं जाऊंगा मैं खेलने के लिए, ऐसी अवस्था नहीं है आपकी, बल्कि आप ऐसे बोलते हो कि यार अभी नहीं, मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा। तो निष्क्रिय कर दिया कुछ टाइम के लिए, चेतन में आने से भरसक जो है प्रयास करती है। जैसी ही आपकी क्लास खत्म होती है, आपका माइंड फ्री हो गया, आपको पता चल गया कि अब तो मुझे खेलने के लिए ही जाना पड़ेगा, और देन आप वहां पर भाग जाते हो खेलने के लिए। आई होप एक इमेजिनेशन, एक प्रतीक के रूप में, और एक मैं कहूं कि क्या कह सकते हो उसे यार, मतलब एक रूप आपके सामने, मैंने एक इमेजिनेशन जिसे कहती हूँ वो आपके सामने एक क्रिएट कर दिया। आई होप वो इमेजिनेशन आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आया होगा, नहीं भी आया होगा तो दोबारा आप समझ लीजिएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा लगता है मुझे तो वन विश्लेषणवाद ये टॉपिक। आई थिंक मेरा फेवरेट टॉपिक ही मैं कहूँगी कि होगा ये, क्योंकि काफ़ी मस्त है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और ये सब चीज़ें तो हमारी नेचुरल अपनी लाइफ से रिलेटेड है ना। आगे देखिए, आगे नोट वाली चीज पढ़ने वाली है। नोट में क्या है, इंपॉर्टेंट थिंग क्या है ये, अचेतन अनुभूतियां। पहला पॉइंट देखेंगे, अचेतन अनुभूतियां एवं विचारों का प्रभाव हमारे व्यवहार पर चेतन एवं अर्धचेतन अनुभूतियों की अपेक्षा अधिक पड़ता है। अब ये यहाँ पर क्या कर रहा है, अचेतन जो अनुभूतियां होती है, मतलब जब हम अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं और हमारे जो विचार होता है उसका जो प्रभाव होता है वह हमारे व्यवहार पर चेतन और अर्धचेतन अनुभूति की अपेक्षा अधिक पड़ता है। मतलब जब हम जो है अचेतन अवस्था में होते हैं, मतलब अनकॉन्शियस होते हैं, उस टाइम हमारा जो प्रभाव होता है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है हमारे ऊपर, जबकि चेतन में भी इतना ध्यान हमारा नहीं होता है, अर्धचेतन में भी हमारा ध्यान इतना नहीं होता जितना हमारा अनकॉन्शियस माइंड में उस टाइम पर दिमाग चलता है। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि देखो सपने तो हमें आते रहते ना, हम लोग भले उसमें होते हैं लेकिन पूरा का पूरा जोर हमारा होता है। कभी कभी आपको बॉडी शिवरिंग भी करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि आप छत से टेरेस से गिर गए, सपने में टेरेस से गिर गए, आपकी पूरी बॉडी शिवरिंग कर देती है। तो ये सब चीज़ें क्या, मतलब ज़्यादा एक्टिवनेस उसी टाइम पर होती है जबकि आप होते अचेतन हो। तो क्या है, अचेतन अनुभूतियां और विचारों का जो प्रभाव है वह हमारे व्यवहार पर, वो हमारे व्यवहार पर भी पड़ता है चेतन अवस्था पर, साथ ही अर्धचेतन अनुभूति की अपेक्षा अगर देखा जाए तो अधिक पड़ता है। मतलब अर्धचेतन के मुकाबले जो चेतन अवस्था है उसमें ज्यादा देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा, अगला पॉइंट है हमारा, फ्राइड ने बताया कि मन का जो शासन करने वाला या मूल प्रवृत्तियों को उत्पन्न मानसिक संघर्षों का समाधान करने वाली 3 शक्तियां काम करती है। अब वो 3 शक्तियां कौन सी है जो काम करती है हमारे मन को एक इकट्ठा करने में या मन को कंट्रोल करने में। अब मन का मतलब यहाँ पर क्या है, मन का मतलब साफ साफ यहाँ पर मस्तिष्क से है, मतलब हमारे दिमाग से है। हमारे दिमाग को कंट्रोल करने वाली अवस्थाएं, कंट्रोल करने वाली 3 शक्तियां कौन कौन सी है उसे समझना जरूरी है, उन्हें पढ़ना जरूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं उसे। सबसे पहले आ जाता है इदम, यहां पे लिखा हुआ है मैंने,
एक और बता दूं, इसको मैं नाम बता दूं इनके। पहला है इदम, ठीक है, इदम मतलब इड, इसको इड भी कहा जाता है इदम, और इसे जो है उपाहम भी कहा जाता है, उपाहम। उपाहम भी कहा जाता है और इसे इड भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं इदम, इदम के बारे में पढ़ाऊंगी। उसके बाद अहम, अहम तो सभी को पता है, सबके अंदर भरा पड़ा है, कूट कूट के भरा पड़ा है सभी के अंदर, आजकल के सारे स्टूडेंट्स के अंदर पड़ा हुआ है। क्या भला? अहम का मतलब होता है ईगो, ईगो हट हो जाती है ना, बोलते हैं अरे मेरी तो यार ईगो हट हो गई, अरे यार उसके पास तो मैं अब कभी नहीं जाऊंगा या कभी नहीं जाऊंगी। तो क्या है? ईगो ही तो है ये, और क्या है, ठीक है। उसके बाद क्या है? परा अहम, परा अहम का मतलब क्या होता है? बोलिए। परा अहम का मतलब होता है सुपर ईगो। क्या होता है? सुपर ईगो। समझ आ गया? इदम, इदम का मतलब इड हो गया, अहम मतलब ईगो हो गया, सुपर ईगो, पराब अहम हो गया, सुपर ईगो। ये सारे के सारे क्या है? हमारे मेंटल, मैं कहूँ मेंटल पावर्स हैं। क्या है? मेंटल पावर्स, जो हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल करती है। अब सबसे पहले फर्स्ट वाले को समझेंगे क्या है इसमें। इदम, इदम क्या होता है? इदम जिसको हम उपाहम भी कहते हैं, कभी कभी उपाहम एग्जाम में आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उसको इदम को ही कहा जाता है। उपाहम व्यक्तित्व का जैविक तत्व है, जैविक मतलब मूल प्रवृत्ति है इसकी, जैविक तत्व है जिसमें उन प्रवृत्तियों की भरमार होती है जो जन्मजात से ही होती है, तथा जो असंगठित, कामुक, अकर्मकतापूर्ण तथा नियम आदि नहीं मानने वाले होते हैं। नियम नहीं है इसमें, कोई भी नियम नहीं है। जैसे जैसे अभी रुको, थोड़ा आगे चलते फिर आपको एग्जाम्पल भी पता चलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? नियमों से बंधे नहीं है, नियमों से परे है, कोई नियम नहीं है, आप जो मर्जी चाहे कर सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आपका जो मन है आप वो करो, आप जो कर सकते हो, करने का मन है आप वो कर सकते हो, ठीक है। कोई भी किसी भी प्रकार की रोक टोक आपको नहीं है। तो एक क्या है? एक नवजात शिशु में मूलतः उपाहम की प्रवृत्ति ही भरमार होती है। शिशु के अंदर क्यों बोला है? कोई भी बच्चा है ना, कोई बच्चे को अगर, अब बच्चे को थोड़ी ना पता है कि पड़ोसी के घर नहीं जाना, लेकिन बच्चे का मन है भैया, बच्चे का मन है भैया पड़ोसी के घर जाना है, वो पड़ोसी का दरवाजा खोलेगा, उसके अंदर जाएगा, जो मर्जी सामान को छेड़ेगा, जो मर्जी करेगा। अब भाई बच्चे को क्या समझा सकते हैं? बच्चे को क्या समझ में आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है इदम अवस्था में है, इदम उसकी अवस्था है, इदम उसकी पावर है कि उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, वो इन सब चीज़ों से परे है, वो किसी नियम से बंधा हुआ नहीं है, उसके लिए कोई नियम, उसका जो मन करता है वो वही करेगा, चाहे आप उसे कितना भी समझा लो, चाहे आप उसको कितना भी कह लो। अगला पॉइंट है उपाहम जो है, उपागम नहीं आएगा, उपाहम ह और उसके ऊपर बिंदी। उपाहम की प्रवृत्ति जो है आनंद सिद्धांत के द्वारा निर्धारित होती है। आनंद क्यों कहा गया? मैंने कहा ना कि आपके मन की बात है, आपका जो करने का मन है आप वो कीजिए। तो आप जो भी करने का मन होगा अगर वो करोगे तो आपको क्या होगा? आनंद की अनुभूति होगी, आपको अच्छा लगेगा, आप बोलोगे यार ये आहा मजा आ रहा है यार, है ना। तो क्या है? आनंद की अनुभूति हो रही। तो ये क्या है? एक आनंद सिद्धांत है जिसे हम प्लेजर प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो प्लेजर प्रिंसिपल्स कहते हैं इसे। उसके बाद अगला पॉइंट देखेंगे, उपाहम मूलतः अचेतन होता है। ये कैसा होता है? अचेतन होता है, मतलब अनकॉन्शियस माइंड होता है। अनकॉन्शियस क्यों कहा गया है? क्योंकि उसको वो आपके नियमों से तो बंधा है नहीं, बच्चा आपके नियमों से तो बंधा है नहीं, वो तो अपने मन के मुताबिक चल रहा है, अपने मन से जो करना है कर रहा है। तो क्या है? अचेतन अवस्था है, उसे नियमों से उठकर परे की बात की गई है। अतः इसका संबंध वास्तविकता से नहीं होता, वास्तविकता से इसका संबंध नहीं होता, जो मन है वो ही करता है, ठीक है। कहीं घूमने चले गए, ठीक है, किसी के साथ भी चले गए, मान लो कोई अंकल आपके घर पे आए, ये तो आप सभी के साथ ज़्यादा मोस्टली हुआ होगा, कोई अंकल आपके घर पे आए, आपके पापा के फ्रेंड थे, उन्होंने बोला बेटा चलो आपको शॉपिंग करवा के ले आता हूँ, या आपको खिलौने दिला के ले आता हूँ, या आपको कुछ चीज़ी खिला के आता हूँ, और आप उसके साथ चल पड़े, ठीक है। अनकॉन्शियस माइंड हो ना, आप उसके साथ चल पड़े। अब जब वहां से जब आप वापस आए
और वो अंकल चले गए अपने घर। उसके बाद जो आपकी पिटाई हुई, जो आपकी धुलाई हुई अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा से, तो मम्मी पापा डांटेंगे, बोले क्यों गया उसके साथ, किस लिए गया, तेरे घर वाले तेरे तेरे मम्मी पापा तुझे चीज़ नहीं देते हैं, तेरे मम्मी पापा तुझे कपड़े नहीं देते, तू उनके साथ चला गया। तो इस तरीके से अनकॉन्शियस माइंड में आपने वो काम कर दिया, आपको नहीं समझ आया, आपने सोचा ही नहीं कि मुझे उसके साथ क्यों जाना है, किस लिए जाना है। तो ये जो प्रवृत्ति होती है हमारे भीतर की, ये प्रवृत्ति अचेतन अवस्था की होती है और इसे क्या कहा जाता है, इदम कहा जाता है। आगे देखिए, उपाहम मूलतः दो उपक्रियाओं का अपनाता है। दो उपक्रिया इसके अंदर हो जाती है, कौन कौन सी, एक होती है सहज प्रक्रिया और एक होती है प्राथमिक प्रक्रिया। सहज प्रक्रिया के अंदर क्या होता है वो पढ़ेंगे थोड़ा सा, और प्राकृतिक प्रक्रिया के अंदर क्या होता है वो पढ़ेंगे। ये सारा का सारा इदम के अंदर ही बात कर रही हूँ, अभी इदम खत्म नहीं हुआ है, उसी की चर्चा की जा रही है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा अहम वाला, ठीक है, ईगो वाला। सहज प्रक्रिया, सहज प्रक्रिया क्या है समझे से, तनाव उत्पन्न करने वाले स्रोतों के प्रति, तनाव उत्पन्न करने वाले स्रोतों के प्रति अपने आप अनुक्रिया कर तनाव को दूर करता है, ठीक है। उसे, जैसे मान लो आप किसी ऐसे प्लेस में चले गए जहां पर बैठकर आपको क्या लग रहा है, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। कैसे फील हो रहा है, अनकंफर्टेबल फील हो रहा है आपको। अब आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो आप ऐसे क्या करोगे, हाँ जी, और कैसे हैं आप, अच्छा, तो ये सारी जो चीज़ें क्या है मैं आप लोगों को करके बता रही हूँ। तो इस चीज़ों को क्या है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो ना आप, तो आप अलग अलग साउंड से निकाल रहे हो, ठीक है। मतलब किस तरीके से खांसना, छींकना, आँख मिचकना, ठीक है। आप अपने साथ में आपका फ्रेंड बैठा हुआ है तो आप उसको चूंटी काट रहे, थोड़ा सा ऐसे हल्की सी चूंटी काट रहे कि यार चल ले अब बहुत हो गया। तो मतलब इस तरीके से ये सारी जो होती है हमारी चीज़ें, ये सारी सहज प्रक्रिया के अंदर आती है कि आपको वहाँ पर बैठ कर अनकंफर्टेबल हो रहा है, द पर्सन नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, ठीक है। तो इस तरीके से जब वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है तो इस तरीके से जो है हरकतें करता है कि खांसी करना, इस तरीके से चीज़ें करना, ठीक है, अनकंफर्टेबल है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि क्या बातें करूं मैं इस व्यक्ति के साथ, इस तरीके से। प्राथमिक स्पेलिंग सही, प्राथमिक सही कर लेना। प्राथमिक प्रक्रिया क्या है, प्राथमिक प्रक्रिया कि वे व्यक्ति वैसे उद्दीपन जिन्हें पहले इच्छा की संतुष्टि होती थी कि बारे में कल्पना कर अपना तनाव दूर करता है, ठीक है। कि मतलब जिस तरीके से मैंने कहा ना कि अपनी जो भी उसकी स्थिति है उसको कर वो क्या करता है, अपना तनाव दूर करता है। कैसे, कि मान लो कि उसने पहले कोई काम किया होगा, ठीक है, कोई भी उसने ऐसा काम किया जिसकी वजह से उसको पिटाई हुई। मान लो उसने चोरी की, किसी के बैग से कुछ चुरा लिया, कोई छोटा बच्चा है उसने किसी के बैग से कुछ चुरा लिया। अब जब उसने चुराया और उसके घर पे पता चला तो उसकी मम्मी ने उसको खूब पीटा। आपकी मम्मी ने भी पिटा होगा भैया जब आपने कुछ गलत किया होगा, पापा ने भी पिटा होगा, है ना। लड़कों को, बॉयज़ को तो ज़्यादा पिटाई होती है, गर्ल्स की तो बहुत कम होती है ना। गर्ल्स तो अच्छी होती है, उनको कम पिटाई होती है, लेकिन बॉयज़ होते हैं शैतान थोड़े से, है ना। और यहाँ पे भी सारे जितने मेरे स्टूडेंट हैं सबके सब बहुत ज़्यादा शैतान है ना, शैतान बच्चे बिल्कुल, ठीक है। तो क्या है कि आप जब गलती करते हो तो आपकी मम्मा आपको डांटती है या मारती है, ठीक है। तो जब आपकी पिटाई एक बार हो जाती है तो आपको क्या पता, आपको पता चल जाता है भैया मुझे ये वाला काम नहीं करना है। अब जब आपके सामने वही कंडीशन आ जाए कि आपको वो वाला काम करना है तो सबसे पहले आप क्या चलाओगे, अपना दिमाग चलाओगे। आप सोचोगे अरे यार पिछली बार जब मैंने ऐसे किया था मेरी मम्मी ने मेरे को इतना पीटा था, आपको अचानक से वो मार याद आ जाएगी, ठीक है। तो वही क्या है आपके अंदर कि व्यक्ति जैसे जो है उद्दीपक पहले इच्छा की संतुष्टि होती है कि मतलब जो पहले कर चुका है, जिस इच्छा की संतुष्टि उसकी हो चुकी है, वही इच्छा उसके सामने जब कल्पना के रूप में आती है तो वो क्या करता है, उसे वो साइड कर देता है। उसे कहता है कि यार ये मैं नहीं कर सकता, अपने मन को खुद मनाता है कि ये चीज़ मैं नहीं कर सकता क्योंकि अगर मैंने ये की तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। तो पहली जब सोच लोगे तो आपकी संतुष्टि पहली हो जाएगी और आपकी बात ही खत्म हो जाएगी। समझ आ गया। उसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है हमारा अहम। सेकंड पॉइंट है अहम। इदम हमने कर लिया, अब अहम करेंगे, इसके बाद हम सुपर ईगो करेंगे, मतलब परा अहम करेंगे। अहम क्या है, यह मन काव्यांश है। ये क्या है, यह मन का वह काव्यांश है। मन मतलब क्या है यहाँ पे,
मन का मतलब यहाँ पे क्या है, माइंड। मन का मतलब माइंड है। देखिए मैं बार बार बता रही हूँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लीजिए इसे। यह मन का वह अंश है जिसका विकास बाहरी पर्यावरण से होता है, मतलब जो बाहर का पर्यावरण है उससे होता है। मतलब मान लो ना, ईगो, ईगो क्या होता है, ईगो होता है ना भैया यार। अब एक बार मान लो आप किसी, मैं आपको खुद का ही एग्जाम्पल बता देती हूँ। कभी कभी क्या होता है, हम किसी दुकान में चले जाते हैं और हमें कोई चीज़ समझ में आ जाती है, हम बोलते हैं भैया हमें इतने का ये दे दो, है वो कहता है नहीं 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 मैं तो इसे 1 रुपये कम नहीं करूँगा। तो हम बोलते हैं यार ये कैसी, ये क्या बात हो यार, थोड़ा सा भी कम नहीं कर रहे, बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे। वो भी औखा हो जाता है, वो बोलता है यार जो है मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं करूँगा, आपको जाना है किसी और जाके शॉप में चल जाओ, ऐसा कपड़ा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो कभी कभी ऐसे करते हैं ना दुकानदार। तो जब वो आपको ऐसे बोल दे तो आपका ईगो हट हो जाता है, यार हट, इसकी तो शॉप से ही नहीं लेना सामान, किसी और की शॉप से लूंगी, है ना। तो आप क्या करते हो, बाहर निकल के आ जाते हो। लेकिन मान लो आपको बाहर कहीं पर भी वो सामान नहीं मिलेगा, ठीक है, आपको बाहर कहीं भी किसी दुकान में वो चीज़ नहीं मिल रही, लेकिन वहां पर आपको वो पसंद भी आ रखी है, लेकिन आप वहां से लड़ कर भी आ गए। अब बात किस पे आ जाएगी, आपके ईगो पे आ जाएगी कि यार आप बड़ा औखे औखे वहां से निकले थे, आप तो बड़े ही शान से निकल के बाहर, हमने बोला देखी जाएगी कहीं और से ले लेंगे पर इसकी दुकान से नहीं लेंगे। लेकिन अब आपकी स्थिति ऐसी आ गई कि आप उसी दुकान में किस तरीके से जाओगे, ठीक है, क्योंकि बात किस पे आ गई, ईगो पे आ गई। अब आपका ईगो हर्ट होगा अगर आप उस दुकान में गए तो, है ना। तो ये जो भावनाएं होती है वो क्या होती है, आपकी अहम की भावनाएं होती है। यह मन का वह अंश है जिसका विकास जो है बाहरी पर्यावरण से होता है और इसका संबंध वास्तविकता से होता है, जो बचपन में उपाहम की प्रवृत्तियों से जन्म लेता है। तो जो उपाहम हमारा इदम होता है हमारे अंदर कि हम मन मुताबिक कुछ भी कर जाते हैं, कुछ भी करने का मन करता है, तो वहां से इसकी चीजें शुरू होती है। तो यहाँ पर आकर जो है इंसान क्या हो जाता है कि मार पिटाई ये सब चीज़ों से उसकी अकल जो है वो ठिकाने आ जाती है, उसको समझ में आ जाता है भैया मुझे ये सब चीज़ें नहीं करनी क्योंकि मुझे डांट पड़ेगी। अब हम किसी दुकान से बाहर निकलते तो अब हमें समझ में आ जाता है भाई यार हमें पहले यहाँ पे देख लेना अच्छी तरीके से, समझ में नहीं आएगा तो किसी दूसरी दुकान में चल जाएंगे, ठीक है। तो मतलब हर चीज़ की अब आपको क्या हो जाती है, अकल आ गई है ना, आपको डांट पड़ गई, भैया समझ आ गया भैया क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। तो बोलना तो चाहते हो आप, आपका मन तो करता है कि यार इस दुकानदार को इतना सुनाओ इसकी अकल ठिकाने आ जाए, लेकिन क्या करते हो आप, अपने ऊपर कंट्रोल करना आ गया है अब आपको। अब आप अपने ऊपर, अपने ईगो के ऊपर, अपने हर चीज के ऊपर क्या करते हो, कंट्रोल करते हो कि यार मुझे इसको कुछ भी नहीं बोलना है ना। तो इस तरीके से अगला पॉइंट है, अहम वास्तविकता सिद्धांत के द्वारा ही नियंत्रित होता है। ये प्रश्न भी आया है कि वास्तविकता सिद्धांत के द्वारा कौन सी चीज निर्धारित होती है या कौन सी चीज नियंत्रित होती है। तो इदम के द्वारा होती है, अहम के द्वारा होती है, परा अहम के द्वारा होता है। तो इसका आंसर आएगा अहम। अहम के द्वारा हमारा जो वास्तविकता सिद्धांत है वो नियंत्रित होता है, मतलब जो हम कहते हैं रियलिटी प्रिंसिपल जिसे हम कहते हैं वो हमारा कंट्रोल होता है। उसके बाद आता है अगला पॉइंट, अहम को व्यक्तित्व का निर्णय लेने वाला या कार्यपालक शासक जो है माना जाता है। तो यहाँ अहम के व्यक्तित्व का निर्णय लेने वाले को क्या कहा जाता है, कार्यपालक शासक कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, एग्जीक्यूटिव ब्रांच। तो इसको एग्जीक्यूटिव ब्रांच भी कहा जाता है, कार्यपालक शासक भी माना जाता है। तो ये सारे पॉइंट है, वास्तविक सिद्धांत, कार्यपालक सिद्धांत, एक एक नंबर में आ जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। यही वह स्थिति होती है जिसमें हम अपनी चीज़ों को पूरी तरीके से कंट्रोल कर देते हैं, मतलब पूरे माइंड को, माइंड की बात की जा रही है ना यहाँ पे, तो माइंड को पूरी तरीके से हम कंट्रोल में ले आते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, अहम आएगा यहाँ पे, अच्छा नहीं आएगा, अहम। अहम अष्टह चेतन, अष्टह अर्धचेतन और अष्टह अचेतन होता है, इसीलिए अहम द्वारा इन 3 स्तर पर ही निर्णय लिया जाता है। तो इन 3 स्तर पर मतलब क्या, अहम अष्टह चेतन भी होना चाहिए, अष्टह अर्धचेतन भी होना चाहिए और अष्टह अचेतन भी होना चाहिए। ये 3 ही अवस्था ऐसी होती है जिसमें निर्णय जो है हम ले पाते हैं, ठीक है। दोनों तीनों अवस्था हमारे सामने खड़ी हो जाती है। अगले पॉइंट आ जाएगा हमारा पराअहम। पराअहम मतलब सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या होती है भाई, बहुत ज्यादा ईगो आ गई भैया, सुपर ईगो है। बच्चे बढ़ती अवस्था के साथ ही अपने माता पिता के तादमिया जो स्थापित कर ऐसे नैतिक नियम सीखते हैं जिससे परा अहम का विकास होता है।
अब माता पिता तो देखो किसी को गलत नहीं सिखाते, माता पिता तो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें ही सिखाते हैं। तो अब माता पिता ने जो आपको चीज़ें सिखाई है वो आपकी चीज़ें क्या बन गई, नैतिक बन गई है कि यार मुझे चोरी नहीं करनी है, या मुझे किसी से झूठ नहीं बोलना है, मुझे अच्छा कार्य करना है, मुझे गरीबों की सेवा करनी है, मुझे गोदान करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें आपको सिखा दी। ठीक है, तो वो आपको किसने सिखाई, माता पिता ने सिखाई। क्योंकि आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए, एक आपकी खुद की आइडेंटिफिकेशन बनाने के लिए आपको एक नैतिक नियम दिए गए, नैतिक नियम सिखाए गए मैं कहूंगी। ठीक है, तो मूल्य का जो आंतरिकरण जो है उसे किसको कहा जाता है, परा अहम को कहा जाता है। ये प्रश्न भी आया था कि मूल्य का आंतरिकरण जो है वो किसे कहा जाता है, तो परा अहम को आंतरिकरण कहा जाता है। उसके बाद क्या है, परा अहम को व्यक्तित्व विकास का नैतिक कमांडर भी कहा जाता है, तो इसको नैतिक कमांडर भी कहा जाता है, तो पता होना चाहिए आपको। आगे क्या है, यह आदर्शवादी सिद्धांत के द्वारा निर्देशित और नियंत्रित होता है। तो आदर्शवादी सिद्धांत होता है जो निर्देशित भी करता है, मतलब इंस्ट्रक्शन भी देता है, और साथ ही साथ कंट्रोल भी करता है। ये काम दोनों के दोनों सुपर ईगो करता है। उसके बाद अगला है, उपाहम के समान परा अहम को भी अवास्तविक कहा जाता है, क्योंकि परा अहम इस बात का ख्याल नहीं करता कि अहम को नैतिक आदर्शों को पूरा करने में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब ये क्या बात कह रहा है, ये बात कह रहा है कि मान लो कि आपके तो माता पिता ने आपको सिखाया भैया झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, चोरी चकारी नहीं करनी है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना, लेकिन मान लो कि आप ऐसी जगह जॉब कर रहे हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, जहाँ पे सभी का पैसा कमाने का जरिया ही ये है कि सभी झूठ बोलते हैं, सभी जो है एक दूसरे का पैसा हड़पते हैं, सभी जो है किसी और से काम कराते हैं और पैसा खुद लेते हैं। ठीक है, ब्लैक मनी जो है करने का काम कर रहे हैं, हर चीज़ें कर रहे हैं। तो वहाँ आप अगर ईमानदार चलने की बात करोगे, वहाँ आप ईमानदार होने की बात करोगे, तो आपकी जेब में तो एक भी रुपये नहीं आने वाला, क्योंकि वहाँ के सारे लोग ही वैसे हैं, है ना। तो ऐसी प्लेसेस में क्या है, आप क्या करते हो, आप खुद तो नैतिक हो, लेकिन आपको क्या बनना पड़ता है, अनैतिक बनना पड़ता है। मतलब जो आपको बातें सिखाई गई है माता पिता के द्वारा, उन चीज़ों को भी आप थोड़ा सा साइड में रखकर अनैतिक तरीके से सोचते हो, अनैतिक तरीके से काम करते हो, भ्रष्टाचार की तरफ देखते हो कि भैया यहाँ पे तो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आप भी करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपको भी पैसा चाहिए। तो ये सारी जो अवस्था होती है, क्या आ जाती है, परा अहम के अंदर आ जाती है। आई होप ये चीज क्लियर होगी है। अब मन की तीन अवस्था जो है उपस्थित होती है, मन की तीन अवस्था जो है वो उपस्थित होती है, तो किन चीजों की, यही तीन चीजों की, ये तीन अवस्था जो है इसी की बात की है कि यही जो है होती है अवस्था। ठीक है, कौन कौन सी बताई मैंने, इदम बताई, अहम बताई और परा अहम बताई। तो ये तीन अवस्था की बात यहाँ पर की गई है जो हमारे मेंटल को, हमारे मस्तिष्क को कंट्रोल में करती है। उसके बाद लास्ट टॉपिक आ जाता है मनोलैंगिक विकास। मनोलैंगिक विकास जो है, इसमें क्या आ जाता है, मनोलैंगिक विकास में अब देखिए ऐसी सिचुएशन, अभी पीछे जो मैं बता रही थी आपको कि एक तरफ तो इदम है, मतलब व्यक्ति बीच में खड़ा हुआ है, तो व्यक्ति का अहम आ गया है। अब अहम से वो चीजें सोचने समझने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि एक तरफ तो इदम है और एक तरफ परा अहम है, दोनों तरफ अलग अलग चीजें हैं, नकारात्मक भी है सकारात्मक भी है, लेकिन अहम क्या है, ईगो उसको कुछ भी करने नहीं देगा, ईगो उसको बताएगा कि यार ये चीज नहीं करनी, ये चीज करनी है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर ये तीनों चीजों का मेल हो जाता है। अब आता है मनोलैंगिक विकास। मनोलैंगिक विकास में क्या है, फ्राइड के अनुसार क्या कहते हैं, फ्राइड कहते हैं कि मानव विकास का एक बड़ा निर्धारण लैंगिक मूल प्रवृत्ति है, और इसकी सशक्ति बल का जो है लिबिडो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लिबिडो कहा जाता है। सेक्सुअल इंटेंसिटी की बात की जा रही है, यहाँ पे लैंगिक मूल प्रवृत्ति की बात की जा रही है, जिसको लिबिडो कहा जाता है। तो फ्राइड के अनुसार लिबिडो कहा जाता है। अब ये क्या है, इसको अच्छी तरीके से समझेंगे आप लोग। ठीक है, कि अब आपके पास दो सिचुएशन क्रिएट हो गई है। मान लो आपको कोई चीज खानी है, मान लो आपको क्या खाना है, कोई भी चीज आप ले लो खाने वाली। ठीक है, मैं अपनी फेवरेट ले लेती हूँ, मान लो मेरे को डोसा बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो अब डोसा है, मेरे को डोसा खाना है। अब दो तरीके से, मेरे पास पैसे नहीं है भैया, मेरे पास पैसे नहीं है खाने के लिए, डोसा खाने के लिए, लेकिन क्या है, मेरी माइंड में दो चीज़ें हैं। अब डोसा या तो मैं चोरी करके खा सकती हूँ, ठीक है, चोरी करने का मेरे दिमाग में आ रहा है, या तो दूसरा ऑप्शन आ रहा है कि मैं अपनी नैतिकता पे चलूं, मतलब जो मेरे माता पिता ने सिखाया कि बेटा चोरी करना गलत बात होती है, चोरी नहीं करनी चाहिए, मेहनत करो और मेहनत करके पैसा कमाओ और खा लो डोसा।
ठीक है। तो ये दो प्रवृत्तियां मेरे माइंड के सामने आ जाती है। तो ये क्या है कि इस तरीके का विचार हमारे सामने आ जाता है। ये क्या है, लिबिडो है जो मैं बता। तो मानव विकास का एक बड़ा निर्धारण लैंगिक मूल प्रवृत्ति होती है जिसकी शक्ति बल की लिबिडो कहा जाता है, ठीक है। और लिबिडो में क्या है, ऐसी मानसिक शक्ति होती है जो पूर्णतः लैंगिक क्रियाओं पर आधारित होती है, मतलब हमारी सेक्सुअल जो इंटेंसिटीज होती हैं उन पर आधारित होती है। तो अपनी ऊर्जा को बाहर की ओर अभिव्यक्त करते हैं। हम अपनी ऊर्जा को कहाँ की ओर अभिव्यक्त करते हैं, बाहर की ओर अभिव्यक्त करते हैं। अभी तक हम आंतरिक की बात कर रहे थे, अंदर की बात कर रहे थे। तो बाहर की ओर अगर हम अभिव्यक्त करेंगे तो उसे कहा जाएगा बाहरी मुख व्यक्ति। बाहरी मुख व्यक्ति उसे कहा जा सकता है। तो फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्था की बात की है। फ्राइड ने जो मनोलैंगिक विकास है उसकी 5 अवस्था की चर्चा की है। वो 5 अवस्था कौन कौन सी, उनके नाम सुन लीजिए बस। बाकी हम लोग जो है यहीं पे ये टॉपिक समाप्त होता है। तो पहला है मुखावस्था, ठीक है। मुखावस्था जिसको हम कहते हैं ऑरल स्टेज। ऑरल स्टेज में जो है जन्म से करीब 1 साल तक का जो बच्चा होता है उसकी सिचुएशन होती है, ठीक है। उसे हम कहते हैं मुखावस्था। वो मुख से ही सारा कुछ सीखता है। फिर है गुदावस्था। गुदावस्था में क्या है, ध नहीं आएगा, ठीक है, इसमें ध नहीं आएगा बच्चों। गुदावस्था जिसको हम कहते हैं एनुअल स्टेज, ठीक है। कि मान लो एनुअल स्टेज में क्या होता है कि बच्चा जो है अगर उसे जो है पोटी आ रही है या उसे पानी पीना है या उसे कुछ खाना है, वो अपनी चीजों को कंट्रोल थोड़ी ना करेगा तुम्हारे लिए। तो क्या है, वो वाली व्यवस्था क्या होती है, गुदा अवस्था होती है, जो 1 से 3 साल तक के बच्चे के अंदर होती है। और इसी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन सा, गुदा निष्कासन अवस्था और गुदा धारण व्यवस्था। एक में निष्कासित करता है और एक में धारण करता है, सीखता है। उसके बाद तीसरी अवस्था आ जाती है लिंग प्रधान अवस्था। लिंग प्रधान अवस्था को पूर्ण बाल्य अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि बाल्य अवस्था की एज होती है जिसको हम फैलिक स्टेज भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ 3 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के अंदर होता है, 3 से 5 वर्ष। उसके बाद आता है अव्यक्त अवस्था जिसको हम नीलिना अवस्था भी कहा जाता है, लिटेंसी स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, लिटेंसी स्टेज कहते हैं। इसमें अहम पूरी तरीके से कंट्रोल हो जाता है। ये 6 या 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक का टाइम पीरियड होता है। इसमें हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाती है, हर चीजें समझ में आती है, मतलब काफी हद तक हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। तो लैंगिक इच्छाएं जो है संक्षिप्त हो जाती है। जो लैंगिक इच्छाएं होती है हमारी वो मतलब जो भी हम करना चाहते हैं वो चीजें हम अपने आप को या तो सेटिस्फाइड करते हैं। मान लो मेरा आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, तो मम्मी ने बोला कि बेटा आज आइसक्रीम नहीं खानी है, कल खा लेना। तो हम अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं कि ठीक है आज नहीं तो मम्मी ने बोला है ना कल खिला देगी तो कल खा लेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से संतुष्टि अपने आप को कर देना, तो सुषुप्त हो जाता है। उसके बाद 5वां पॉइंट है जन इंद्रियां अवस्था जिसको हम कहते हैं जेनिटल स्टेज। जेनिटल स्टेज मतलब होता है 13 से लेकर निरंतर जो आगे तक बनी रहती है। मतलब इस स्टेज में हम लोग पूरी तरीके से लैंगिक अवस्था में आ जाते हैं कि हमें कोई जो भी सुख प्राप्त करना है हम उसकी ओर भागते हैं कि ठीक है कोई भी सुख प्राप्त करना है हमें जो है कोई भी चीज़ करनी, पढ़ाई करनी है, किसी को शादी करनी, किसी को कुछ करना है, तो ये सारी चीज़ें जो है सुख की ओर भागना क्या कहलाता है, हमारा जन इंद्रिय अवस्था कहलाता है। मतलब जो हमारे अंदर की अवस्था होती है वो चीज़ जो अपनी ऑटोमेटिक होती है और हम लोग वो चीज़ की ओर जाते हैं, वहाँ अपना सुख और आनंद को ढूंढते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को मनोविश्लेषणवाद अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। मन की बात नहीं की गई है यहाँ पर, ठीक है, माइंड की बात की गई है, मस्तिष्क की बात की गई है कि हम अपने मस्तिष्क को कैसे चेतन, अचेतन और अर्धचेतन अवस्था में लेकर आते हैं और उस तरीके में भी कैसे हमारे अंदर जो है अहम, ठीक है, इदम, अहम और परा अहम आ जाते हैं और उसके बाद हम लोग जो है मनोलैंगिक विकास की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है। मतलब एक जो बड़े हो जाते हैं, काफ़ी बड़े हो जाते हैं और फिर उसके बाद हमारे मन मस्तिष्क में जो चीज़ें आती हैं वो सारी हमारी मनोलैंगिक नहीं, वो सारी मनोलैंगिक विकास जो है वो कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से मनोविश्लेषणवाद समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने की, ठीक है। तो अच्छा है, अब आप लोग अच्छी तरीके से इसे पढ़ेंगे, समझेंगे। जो नहीं समझ आएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप चाहें तो मुझसे बात करना चाहते हो तो फेसबुक में आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक में आईडी है राधे ज्योति, स्पेलिंग है
RADHEY राधे, JYOTI ज्योति। तो फिलर फॉर्म की पिक लगी हुई है तो आपको इजीली मैं फाइंड आउट हो जाऊंगी, ठीक है। तो राधे ज्योति आईडी है, तो आप लोग यहाँ पर मुझे अच्छी तरीके से जो है मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि टेलीग्राम में हम लोग बात नहीं कर पाते, बाकी गूगल मीट में होती है। गूगल मीट भी अभी नहीं हो पा रही है, आई थिंक इस संडे भी गूगल मीट नहीं हो पाएगी, तो नेक्स्ट संडे ही गूगल मीट हो पाएगी, क्योंकि मैंने कहा आप लोगों को कि मैं आउट ऑफ स्टेट हूँ और इसी वजह से जो है यहाँ से भी मैं क्लासेस ले रही हूँ। सो जो है क्लास लेना थोड़ा गूगल मीट लेना थोड़ा मुश्किल होगा, बाकी मैं कोशिश करूंगी कि अगर मैं ले पाऊँ। वैसे टाइम नहीं मिल पा रहा है यहाँ पर, बट ठीक है, कोशिश करूंगी, ठीक है। तो आप लोगों का होमवर्क क्या है, अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। आपका होमवर्क है 5:30 बजे क्विज डाल दूंगी, 5 क्वेश्चन डाल दूंगी, तो आप लोगों को वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, पोजीशन लेनी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मेहनत करते रहिए एंड हमेशा अपने आप से कहते रहिए कि वी वांट JRF, वी वांट JRF, ठीक है। तो अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ नाइस डे, राधे राधे, बाय, टेक केयर।